हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जी माध्यम में। मैं हूं दीपक कुमार। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण से जो शुरू किए थे पिछले दिनों, आज उसका क्लास नंबर तीसरा है और आज हम लोग बात करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। तो पढ़े वही जो आए एग्जाम में बार बार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, लगभग डैश केल्विन अधिक होता है। केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, मतलब डैश केल्विन पर अधिक होता है, जल का जो होता है ना घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए 273 केल्विन, ऑप्शन बी 227 केल्विन, ऑप्शन सी 277 केल्विन या ऑप्शन डी 0 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 277 केल्विन। तो इसके बारे में ये समझते हैं, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जल का घनत्व 277 केल्विन 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान पर सबसे अधिक होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड 274.15 केल्विन होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, पानी का हिमांक बिंदु क्या है? मतलब पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पर सफेद बर्फ में परिवर्तन हो जाता है, मतलब पानी से बर्फ बन जाता है। और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और द्रव्यमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? कम तापमान को, उच्च तापमान को, कम दबाव को या उच्च दबाव को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम तापमान को। जो क्रायोजेनिक है ना वो कम तापमान को दर्शाता है, क्योंकि निम्न ताप की भौतिक का वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप 0 डिग्री से 123 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन था उसके जो एक्सप्लेनेशन हम लोग किए थे उसी का ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? लगभग किस तापमान पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 39 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पे। आइए इसके बारे में समझते हैं हम लोग। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान अथवा 277 केल्विन तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। मतलब पानी है ना वो 4 डिग्री तापमान या 277 केल्विन पर वो अपने अधिकतम अवस्था में होती है तथा आयतन जो उसका होगा वो कम होगा, मतलब सबसे न्यूनतम होगा। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 98 केल्विन, 198 केल्विन, 273 केल्विन और डी 373 केल्विन। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 98 केल्विन, 198 केल्विन या 273 केल्विन या डी 373 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 273 केल्विन। तो वैज्ञानिक कार्य के लिए कमरे का तापमान लगभग 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन होता है। अतः केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान, जो मानक कक्षीय तापमान जो है ना 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है किस पर नामित है? ऑप्शन ए केल्विन पे, जीन पियर क्रिस्टिन पे, या मार्टोन स्ट्रोमो पर, या ऑप्शन नंबर डी एंडर्स सेल्सियस पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंडर्स सेल्सियस पे। जो सेंटीग्रेड तापमान का यूनिट है ना वो एंडर्स सेल्सियस पे नामित होता है। देखिए तो इसके बारे में समझते हैं हम लोग। एंडर्स सेल्सियस पर नामित सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है। एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश खगोलक थे। एंडर्स सेल्सियस थे जो एक स्वीडिश खगोलक थे। इन्होंने ही 1741 में उपसाला विश्वविद्यालय बोधशाला की स्थापना की और 1742 में इन्होंने सेल्सियस तापमान का स्केल प्रस्तावित किया। इस स्केल को बाद में कार्ल लिनियस ने 1745 में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 7, परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है। परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है ऑप्शन ए प्रणाली की आणविक संवेग के शून्य हो जाने से, समुद्र स्तर पर बी, ऑप्शन सी 273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, या ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के केंद्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। परम शून्य ताप जो है ना वो 273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है और -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। परम शून्य तापमान वह तापमान है जिसके नीचे ताप संभव नहीं, मतलब इसके नीचे ताप नहीं जा सकता। इस ताप पर गैसों के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। ताप शून्य निरपेक्ष किसके मान पर पहुंचता है? -273 डिग्री केल्विन के तापमान पर, ऑप्शन बी निर्वात की स्थिति में, ऑप्शन सी पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन डी जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। आइए इसके बारे में समझते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परम शून्य ताप -273 केल्विन के तापमान पर होता है। देखिए इस जो 7 नंबर क्वेश्चन करे थे जो उसका एक्सप्लेनेशन था वो इसका क्वेश्चन है। चलिए तो इसको आगे हम लोग चलते हैं। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर, तो सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? दिए गए तापमान को 273 से गुना करना होगा, दिए गए तापमान में 273 के जोड़ना होगा, या दिए गए तापमान को 273 से भाग देना होगा, या तापमान में 273 को घटाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिए गए तापमान में 273 को जोड़ना होता है। क्योंकि देखिए सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए सूत्र क्या होता है? के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते 73 सेल्सियस का मान केल्विन में, तो 273 में -73 करेंगे या प्लस 273 करेंगे तो 200 केल्विन आ जाएगा। सेल्सियस को केल्विन पैमाने को तापमान में बदलने हेतु तापमान में उसको जोड़ दिया जाता है। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? मानव शरीर का जो तापमान कितना होता है? ये तो बहुत इजी सवाल आ गया। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन डी 96.8 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98.6। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर का तापमान इस समान स्तर से ऊपर हो जाता है तो इस स्थिति को हम जब 98.6 से ऊपर हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि बुखार लग गया है। चलिए नेक्स्ट 273 केल्विन का मान क्या है? 273 केल्विन का मान क्या है? 100 केल्विन, ऑप्शन बी 10 केल्विन, ऑप्शन सी 10 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो 273 केल्विन का मान 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि
सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से ही शुरू होता है, जबकि केल्विन 273 केल्विन से शुरू होता है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? 273 केल्विन, ऑप्शन बी -273 सेल्सियस, ऑप्शन सी 273 सेल्सियस या ऑप्शन डी -273 केल्विन। जो बर्फ का गलनांक बिंदु है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 273 केल्विन। मतलब बर्फ जो है ना 273 केल्विन पर जमने लगता है, जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण कर द्रव में बदल जाता है। बर्फ का गलनांक वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक और नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में होगा। केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में होगा 273 घटाना होगा, 273 जोड़ना होगा, 273 से भाग देना होगा या 273 से गुना करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 273 से घटाना होगा। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको 273 से ही घटाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है। जो ताप का जो अंतरण है मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है। ऑप्शन ए गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉलम में, ऑप्शन सी बॉयलर भट्टियों में, या डी किसी संघनित्र में वाष्प का संघनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉयलर भट्टियों में। ताप का अंतरण मुख्य रूप से बॉयलर के भट्टियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर होता है इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, या ऑप्शन सी इसके पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विकिरण द्वारा ऊष्मा का जो आदान प्रदान मतलब है उसको कहते हैं स्थानांतरण, मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी पर, क्योंकि इसके तापमान पर भी निर्भर करता है, पिंड की प्रकृति पर भी, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली डैश है। पदार्थ की जो वास्तविक गति है, जो रियल गति है, द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली क्या है? संवहन है, ऑप्शन बी चालन है, ऑप्शन सी किरण है, या ऑप्शन डी वाष्पीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवहन। पदार्थ की जो वास्तविक गति है ऊष्मा को स्थानांतरित एक प्रणाली है। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। इसमें पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण या गति द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 17। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है? द्रव और गैस में ताप के अंतरण का कारण क्या है? चालकता है, ऑप्शन बी संवहन है, या ऑप्शन सी विकिरण है, या डी चालकता और विकिरण दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवहन है, क्योंकि द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण संवहन होता है। द्रव एवं गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन है। संवहन द्रव एवं गैसों को गर्म करने से पहले नीचे या का द्रव्य या गैस ठंडा रहता है। जैसे गर्म करना शुरू करते हैं उसको संवहन धारा बनने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18।
बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भंगुर नहीं है। ऑप्शन बी, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है। यह ऊर्जा कुशल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। बोरोसिलिकेट ग्लास, जो बोरोसिलिकेट का ग्लास बर्तन होता है वो माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। यह अत्यधिक ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के से बढ़ेगा। ऑप्शन बी, घटेगा, स्थिर रहेगा, या इसका घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर होगा। ठोस धातु का जो ऊष्मीय चालकता है सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ घटता है। जो ठोस का ऊष्मीय चालकता है ना, जब तापमान बढ़ेगा तो यह घटेगा। ठोस धातु की ऊष्मीय चालकता तापमान T बढ़ाने पर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरक्षा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करते हैं और अटेंडेंस अपना बना दे और प्यारा सा कमेंट करे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरक्षा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए थर्मिस्टर, या ऑप्शन बी द्विध्रुवीय, या ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, या ऑप्शन डी संधारित्र कैपेसिटर। मतलब प्रतिरोधक के उष्मा संवेदनशील के लिए कह रहा है ना, तो थर्मिस्टर होगा, ध्रुवीय होगा, ट्रांजिस्टर होगा, या संधारित्र कैपेसिटर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तित होने के साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोधों का मान तापमान में परिवर्तन होने पर बहुत कम परिवर्तन होता है, जबकि थर्मिस्टर का ताप बदलने पर इसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाता है। थर्मिस्टर का प्रयोग धारा रोकने, ताप सूचक, सेल्फ रिसेटिंग, ओवर करेंट प्रोटेक्टर तथा स्वयं नियंत्रित हीटिंग एलिमेंट में बहुतायत से होता है। क्वेश्चन 21 और ये आज का आखिरी सवाल है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। जो सौर कुकर है उसके अंदर का रंग क्या होगा, सफेद होगा, नीला होगा, या ऑप्शन सी काला होगा, या ऑप्शन डी भूरा होगा। सब सौर कुकर के अंदर का रंग, सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। देखिए इसके बारे में समझते हैं। सौर कुकर या ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का रंग काला होता है, जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है तथा इस पर एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालने से रोकता है। थैंक यू दोस्तों। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे इसी तरह का वीडियो हम लोग बनाते रहे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।